पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया ना। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 3 का नाम क्या है? एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी। इसमें हमारी लेखिका जो है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जो है वो हमारी लेखिका है। तो इसमें मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा, आत्मकथा यानी क्या होता है? अपने बारे में अपनी कहानी। आत्मकथा यानी अपनी कहानी। तो वो अपनी कहानी इस कहानी के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो छोटी थी तब उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया और जब वो धीरे धीरे बड़ी होती गई तो फिर किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था। तो धीरे धीरे ये अपनी कहानी इस पाठ में बता रही है। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को कवि परिचय पढ़ा रही हूँ मन्नू भंडारी के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले इसमें क्या है? उन्मुखीकरण। क्या है? उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण में क्या कहा गया है? नारी में अनेक गुणों का समन्वय है। नारी यानी औरत, औरत में कई सारे गुण होते हैं, उस सबका समन्वय यानी कि सब मिल जाता है, उसका मिलाप होता है, यानी कि बहुत सारे गुण नारी के अंदर भरे हुए हैं। अब उसे बाहर निकालना वो तो हर समाज में जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको होना चाहिए कि उसके अंदर क्या गुण है। अब एक माँ ही है, माँ के अंदर क्या गुण है, उस छुपे गुण को बाहर निकालना। फिर बहन है, कोई भी हो, घर में कोई भी औरत है तो उनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पाती है। कारण कुछ भी हो सकता है, या तो वो डर से नहीं कर पाती है या फिर उन्हें शर्मा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। कहते हैं उसमें प्राकृतिक अनुराग है, सौंदर्यानुभूति है, उसमें बहुत खूबसूरती है लेकिन वो अपनी खूबसूरती को निखारना नहीं चाहती है। बहुत सारे कारण होते हैं, वो आप लोगों को भी पता है। संवेदना है और साथ ही साहस भी, उनके अंदर बहुत सारे साहस भी होता है। वो साहसी होती है, महिला जो होती है बहुत ही साहसी होती है। आप कहिएगा क्यों कुछ भी देख के डर जाते? नहीं, डरते नहीं है, वो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए डर दिखाते हैं। अगर उनके घर में मान लीजिए कि आप मम्मी के साथ कहीं जा रहे हो, आपको अगर कोई मारता है, मम्मी कितनी भी डरपोक क्यों ना हो, अगर आपके ऊपर कोई हमला करता हो तो तुरंत मम्मी सामने आ जाती है, नहीं मैं अपने बच्चे को छूने भी नहीं दूंगी। ऐसा होता है? होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। यानी कि औरत जो होती है वो साहसी होती है, औरत में बहुत साहस होता है, वो निडर होती है और उसके अंदर बहुत सारी संवेदना। वो किसी को कुछ भी चीज फट से नहीं बोल देती हैं, सोचती हैं, सोच समझ के ही बात करती हैं। उनको दर्द ऐसा नहीं है कि उनको किसी बात का दर्द नहीं होता है, दुख नहीं होता है, लेकिन वो उसे किसी को एहसास नहीं करवाती हैं। उनके अंदर सहने की शक्ति होती है, उनके अंदर जो है वो सहने की शक्ति होती है। वेदों में भी नारी की प्रशस्ति गाई गई है, वेदों में भी, ग्रंथों में भी उसमें बताया गया है कि नारियां कितनी अच्छी होती हैं, वो कितने बड़े बड़े काम कर सकती हैं। अब जैसे दुर्गा माता, दुर्गा का रूप नारी ही है, नारी ही दुर्गा है, नारी ही काली है। अगर वो चाहे तो दुर्गा बन के रह सकती है, अगर वो चाहे तो काली का रूप भी धारण कर सकती है। वक्त आने पे, अगर वक्त वैसा आता है, समय वैसा आता है तो दुर्गा से वो काली बन जाती हैं। इस तरह यह सिद्ध होता है कि नारी ही दिव्य स्वरूपनी है। इस तरह से यह साबित हो जाता है कि नारी जो है दिव्य स्वरूपनी है, उसमें वो प्रकाशमान है, दिव्य स्वरूपनी है, यानी वो देवी का रूप है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेखिका का परिचय। मन्नू भंडारी एक कुशल लेखिका है। मन्नू भंडारी जो है एक कुशल लेखिका है। कुशल यानी निपुण, कुशल यानी निपुण। मन्नू भंडारी कुशल लेखिका है। इनका जन्म सन 1931, इनका जन्म जो है सन 1931, 1931 आप लोग ऐसा लिख सकते हो 1931 में हुई थी। का भानपुरा, मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में उनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक
गांव में हुआ था। नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण करने, उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने तथा युगीन समाज का यथार्थ वर्णन करने में वे अत्यंत लोकप्रिय है। कहते हैं नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण, औरत को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है उसके बारे में वो लिखती थी। उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण, उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसका विश्लेषण, उसको विस्तार पूर्वक बताना चाहती थी तथा युगीन समाज का यथार्थ वर्णन करने में अत्यंत लोकप्रिय है। पहले जमाने में क्या था, औरतों को लोग उतना महत्व नहीं देते थे। आज भी बहुत घर ऐसे हैं जहाँ की औरतों का कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन ये गलत है। कहीं भी जितना अधिकार मर्द को है उतना ही अधिकार औरतों को भी है। अगर आपके डैडी काम पे जाते हैं तो मम्मी भी तो घर में काम करती हैं, हाँ करती हैं। वो बच्चों का पालन पोषण भी करती हैं, बच्चों की देखरेख करती है ना, तो मम्मी को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना ना जितना कि आप डैडी को देते हो। हाँ, तो दोनों को एक ही नजर से देखना चाहिए। तो ये कहती है कि वो समाज जो है वो अच्छा नहीं है जहाँ की औरतों को लोग कुछ भी नहीं समझते हैं, औरतों को कुछ भी नहीं समझते, वो समाज के खिलाफ वो रहती थी। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेली, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं का नाम दिया गया है, ध्यान से जरा सुनिएगा क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। बाद में आप पूछते हो कि टीचर ये 1 प्लेट सैलाब क्या है, वो किताब का नाम है। 1 प्लेट सैलाब जो है वो किताब का नाम है। इसमें है मैं हार गई, सबसे पहला क्या है, मैं हार गई। दूसरा क्या है, 3 निगाहों की एक तस्वीर, 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये किताब का नाम है। अकेली, ये भी एक किताब का ही नाम है। उसके बाद है 1 प्लेट सैलाब, फिर यही सच है, फिर आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। ये सब जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचना तो इन्होंने बहुत सारे किए, लेकिन ये जो है इनकी प्रमुख रचना है। अब मैं आप लोगों को पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अभी आपके अध्यापिका ने जब भी पढ़ाती हैं तो जो भी अर्थ, जो भी आपको मुश्किल लग रहा है उसका अर्थ अच्छे से समझा रहे हैं तो आप लोग ध्यान से सुनोगे। हो सके तो आप अपने रबुक में नोट करके रख लीजिए और अध्यापिका ने जब यहाँ पे लिखाएंगे कठिन शब्द तो आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। हाँ, तो चलिए पृष्ठ संख्या 14, पेज नंबर 40, पृष्ठ संख्या 14 निकाल लीजिए, पेज नंबर 40। सबसे पहले हम लोग विषय प्रवेश देखते हैं। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। शीला अग्रवाल ने के भाषण से मन्नू भंडारी ने प्रेरणा पाकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग, वे एक महान लेखिका के रूप में उभर कर आई। आइए उस महान लेखिका के बारे में जानेंगे। कहते हैं शीला अग्रवाल जो हैं उन्होंने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। उन्होंने इस तरह से जो घर की 4 दीवारी में बैठकर रहती हैं उनको भी उन्होंने क्रांति की ओर खींच लिया, यानी कि देश को स्वतंत्र कराने में जो घर में महिला बैठी हुई थी उसको भी अपनी ओर खींच लिया। किस तरह से उन्होंने जगह जगह भाषण दिया, अपने साहित्य लेखन के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए वो सबको प्रेरित करती थी, उत्साहित करती
दिलाएं। शीला अग्रवाल के भाषण से मनु भंडारी ने प्रेरणा पाई। शीला अग्रवाल जो भाषण दिए थे उससे मनु भंडारी को प्रेरणा मिला। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के बाद जब उनको लगा कि नहीं अब उससे मन जब उनका उचट सा गया था, तब वो फिर लिखने के लिए अग्रसर हो गई, लिखना शुरू किए। एक लेखिका के रूप में फिर उभर कर आई। आइए उस महान लेखिका के बारे में जानेंगे। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। उनका जन्म तो हुआ था मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में। भानपुरा लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के। कहते हैं कि इनकी यादों का सिलसिला शुरू होता है कहाँ से, तो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। 2 मंजिला मकान, यानी कि आप लोग बोलते हैं ना कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, तो उस समय लोग ग्राउंड फ्लोर नहीं बोलते थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर ऐसा करके बोलते थे। तो ये ग्राउंड फ्लोर जो है वो उनका पहला हो जाता था, और दूसरा जो जिसको हम लोग फर्स्ट फ्लोर करते हैं उसको पहले लोग 2 मंजिला मकान ही बोलते थे, उसको 2 मंजिला बोले। किन्होंने बोला, तो मनु भंडारी अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में वो बता रहे हैं। कहते हैं कि उस ऊपरी मंजिल में पिताजी रहते थे। ऊपरी मंजिल में कौन रहते थे? पिताजी रहते थे, जहां से निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। या तो वो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब क्या हुआ? श्रुत लेख। डिक्टेशन का मतलब क्या हुआ? श्रुत लेख, यानी कि लिखाना, कठिन शब्द लिखाते ना, वही हुआ लिखाना, श्रुत लेख। यानी वो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, कुछ लिखाते रहते थे। उनका कमरा जो था अव्यवस्थित ढंग से था, ऐसे जहां तहां किताब फेंका हुआ है, सब कुछ फेंका हुआ है, अगर न्यूज़पेपर आया वो भी ऐसे ही फेंका हुआ है, तो सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा रहता था। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। कहते हैं कि और नीचे कौन रहते थे? हम सब भाई बहनों के साथ। उनकी बेपढ़ी लिखी, यानी उनकी माँ जो थी वो अनपढ़ थी। बेपढ़ी लिखी यानी अनपढ़। कहते हैं कि पढ़ी लिखी तो नहीं थी बेचारी, लेकिन काम हमेशा 24 घंटा बेचारी काम में लगी रहती थी। कभी कोई मेहमान अगर आ जाते थे तुरंत उनको रसोई में जाना पड़ता था। बच्चों की इच्छा, अपने पति की इच्छा, सबकी इच्छा का पालन करते रहते थे, उसको पूर्ति करने की कोशिश करते रहती थी। कौन? तो उनकी माँ। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। अजमेर से पहले उनके पिताजी कहाँ थे? इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। इंदौर में उनके पिताजी को लोग बहुत इज्जत देते थे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत था उनका इंदौर में। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, शिक्षा के केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। कहते हैं कि केवल शिक्षा का उपदेश नहीं देते थे, बल्कि कहते हैं कि वे 8
खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। कहते हैं कि ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे कम नहीं थे। सब लोग कहते थे ये बहुत ही दरियादिल इंसान है। दरियादिल मतलब क्या हुआ? उनका दिल बड़ा होना। दरियादिल यानी उनका दिल जो है वो बड़ा होना। अब दरियादिल क्यों बोलते थे? क्योंकि वे केवल समाज को ही सुधारने का काम नहीं करते थे। अगर कोई गरीब है उसकी मदद करते थे, फिर उनके घर कोई पढ़ने आता था उससे पैसे भी नहीं लेते थे। अगर कोई अपने मन से दे दिया तो ठीक है, कभी किसी से पैसे नहीं मांगते थे, उसको अच्छी तरह से पढ़ाते थे, अच्छी तालीम दे करके उसे भेजते थे, उसे कभी किसी तरह के पैसे की मांग नहीं करते थे। और वो बच्चा कहते हैं कि आज की तारीख में वो बच्चा बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहा है, लेकिन कभी भी इन्हें ऐसा नहीं लगा कि नहीं अब भी तो वो बच्चा मुझे कुछ दे दे, नहीं, ऐसा कभी इन्होंने नहीं सोचा। इसलिए लोग इनको दरियादिल इंसान कहते हैं। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंकारी कहते। एक ओर तो वो बहुत ही कोमल, सॉफ्ट और संवेदनशील व्यक्ति थे, बहुत ही सोचते थे, शांत रहते थे, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बहुत ही क्रोधी और अहंवादी। अहंवादी यानी क्या होता है कि अहंकारी। अहंकार भी उनको दूसरे के अपने आप के लिए मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा, कोशिश करते थे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। हाँ, अहंवादी इसी को कहा जाता है। अब कुछ लोग होते हैं अहंवादी होते हैं, लेकिन वो किस मायने में होते हैं? तो उन्हें पैसे का अहंकार होता है, घमंड होता है कि नहीं मुझे मेरे पास बहुत है। नहीं, इस चीज का उन्हें घमंड नहीं था, उन्हें इस चीज का घमंड था मुझे जीतना है, मैं उसमें खुश रहूं, किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। हाँ, और किसी को अगर जरूरत पड़े तो मैं उसका साथ दूं। सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। कहते हैं देखा तब लगा कि नहीं, मेरे पिताजी जो हैं केवल इन गुणों को ढो रहे हैं, पालन नहीं कर रहे बल्कि ढो रहे हैं। तो बच्चों आप लोग इसे ठीक से पढ़िएगा, हम लोग अगली कक्षा में फिर पढ़ेंगे। आज का होमवर्क क्या रहा? तो आप लोग क्लास वर्क में कभी परिचय लिखोगे। ठीक है, कभी परिचय लिखिएगा। धन्यवाद बच्चों।